हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन धीरे धीरे आने लगे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए ताकि और आप औरों से बेहतर कर सकें। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नागपुरी व्याकरण, जिसमें हम लोग सबसे पहले वर्ण देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उन सबको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक ई बुक प्रोवाइड कराई गई है जो कि बिल्कुल फ्री है। इस ई बुक में नागपुरी के 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, कुल 1000 प्रश्न है जो कि बिल्कुल फ्री है। यह ई बुक आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही आप लोगों के लिए 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नागपुरी ब्रह्मास्त्र क्लास लाया गया था, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा है। तो आप लोग जाइए, इसे भी देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वर्ण को समझने से पहले ध्वनि को समझते हैं। ध्वनि होता क्या है और कहते किसे हैं। तो ध्वनि मुद्र रूप से बोले और सुने की चीज है के। ध्वनि क्या है? मुद्र रूप से यानी मुख्य रूप से बोलने और सुनने का चीज है। ठीक है, जो ध्वनि, जो आपको आवाजें सुनाई दे रही है, जो हम बोल रहे हैं, वो क्या है? ध्वनि है। तो इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तो मुख्य रूप से बोलने और सुनने का चीज कहते हैं। ठीक है, और ध्वनि शब्द कर प्राण के, और जो ध्वनि है सभी शब्दों का प्राण होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, जो ध्वनि होता है क्या होता है? तो शब्दों का प्राण होता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करें तो बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। ठीक है, बिना ध्वनि की हम किसी भी शब्दों को कल्पना नहीं कर सकते हैं, किसी भी शब्द के बारे में सोच नहीं सकते हैं। जब ध्वनि है तब हम शब्द की कल्पना कर सकते हैं, या उसे हम बोल सकते हैं या सोच सकते हैं। ठीक है, तो बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करें तो ध्वनि के जब लिखित रूप दे देवल जाएला तब वर्ण कहायला। ठीक है, जब हम किसी भी ध्वनि को, यानी जो हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, उन ध्वनियों को, उन आवाजों को जब हम लिखित रूप देते हैं, यानी हम पेन की सहायता से कॉपी में लिख देते हैं, तब हम उस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही वर्ण का डेफिनेशन नहीं हुआ, लेकिन जब हम ध्वनि को लिखित रूप देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या समझा? तो ध्वनि मुद्र रूप से बोले और सुने चीज के। क्लियर है? ध्वनि शब्द कर प्राण के, और बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। और जब ध्वनि के लिखित रूप दे देवल जाएला तब उके का कहल जाएला? तो वर्ण कहल जाएला। क्लियर है? आगे बात करते हैं वर्ण की। तो वर्ण के कहल जाएला? वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। वर्ण के कहल जाएला, यानी वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिस मूल ध्वनि को और हम विभक्त नहीं कर सकते, उसको हम और तोड़ नहीं सकते, उस मूल ध्वनि को और हम विच्छेद नहीं कर सकते। तो उस मूल ध्वनि को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अ, ई, क, ख, ग, र इत्यादि, ये सब क्या है? वर्ण है। अब यहाँ पे हम बात करें तो अ को, ई को, क को और हम विच्छेद नहीं कर सकते, इसे और हम तोड़ के नहीं लिख सकते। इस वजह से ये हमारा क्या होगा? वर्ण होगा। क्लियर है? चलिए इसे और एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कल। कल हमारा क्या है? यहाँ पे एक शब्द है और इस शब्द में दो को हमारा ध्वनि छुपा हुआ है। कल शब्द में दो ध्वनि है, कौन कौन? क और ल। अब यहाँ पे हम बात करें क और ल को और हम विच्छेद कर सकते हैं, इसको और हम तोड़ सकते हैं। क्या क्या हमें तोड़ सकते हैं? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तब जाके हमारा कल बन रहा है। यानी कल यहाँ पे हमारा पे दो ध्वनि था, लेकिन इसको मैंने विच्छेद किया तो 4 ध्वनि हमें मिले। अब इसके बाद हम बात करें तो इसको और हम तोड़ नहीं सकते, इसके बाद हम इसे और विच्छेद नहीं कर सकते। तो ये हमारा ध्वनि, मूल ध्वनि क्या होगा? वर्ण होगा। क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ है इकर बादे ई ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला, से ले ई मूल ध्वनि वर्ण के या अक्षर के। क्लियर है? चलिए, आपको आगे एक बात याद रखनी है, और वो क्या है? तो वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट इकाई है के। वर्ण क्या है? तो हमारे द्वारा जो उच्चारित भाषा है, वाणी है, उसका सबसे छोटा इकाई है। वर्ण क्या है? तो उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट इकाई है के। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, या वर्ण के कई गो भाग में बांटल जाएला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ण के 2 गो भाग में बांटल जाएला। यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं।
अब कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो पहला होता है हमारा स्वर वर्ण समूह और दूसरा होता है हमारा व्यंजन वर्ण समूह। ठीक है, स्वर यानी वर्ण को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर वर्ण समूह और दूसरा व्यंजन वर्ण समूह। अब यहाँ पे आगे हम बात करें तो स्वर वर्ण समूह को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 3 भागों में बांटा गया है। किसको? स्वर वर्ण समूह को, जिसमें से पहला है हमारा हर स्वर और हर स्वर के अंदर 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन? पहला हमारा अ, ई और उ। हर स्वर के अंदर कितने वर्ण? 3 वर्ण। दूसरा भेद है हमारा स्वर वर्ण समूह का तो दीर्घ स्वर, और इसके अंतर्गत भी 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन? आ, ई और उ। ठीक है, और तीसरा भेद है हमारा संयुक्त स्वर, और इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन? ए और ओ। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने देखा वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, यानी वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर्ण वर्ण समूह और दूसरा व्यंजन वर्ण समूह। और स्वर्ण वर्ण समूह को 3 भागों में बांटा गया है, पहला है हर स्वर, दूसरा है दीर्घ और तीसरा संयुक्त है। और हर स्वर के 3 वर्ण अ, ई, उ, फिर दीर्घ स्वर के 3 वर्ण आ, ई, उ, और संयुक्त स्वर के 2 वर्ण ए और ओ। यानी टोटल यहाँ पे हम बात करें तो स्वर्ण वर्ण कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए अब आगे हम लोग स्वर्ण वर्ण समूह और व्यंजन वर्ण समूह को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है स्वर्ण वर्ण के कहल जाएला। तो स्वर्ण वर्ण के कहल जाएला? स्वर्ण वर्ण उ वर्ण मन के कहल जाएला जेकर उच्चारण में अन वर्ण कर सहारा नी लेवे के पड़ेला, ओके स्वर्ण वर्ण कहल जाएला। स्वर्ण वर्ण के कहल जाएला या स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण का सहारा हमें नहीं लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे अ, ई, उ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो अगर हम अ उच्चारित कर रहे हैं, अ का उच्चारण कर रहे हैं, तो किसी दूसरे वर्ण का यहाँ पे हमको सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। तो अ, ई, उ ये सब क्या हो जाएंगे? स्वर्ण वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, या फिर एक और डेफिनेशन है, स्वर्ण वर्ण उ हके जेके उच्चारण करक में कोनो बाधा नहीं आवेला। ठीक है, स्वर्ण वर्ण ओ वर्ण है जिसके उच्चारण करने में हमें कोई बाधा नहीं आता है। उके बोले में अलगठे मतलब क्या होता है? तुरंते या आसानी से निकल जाए, यानी हम स्वर्ण वर्ण का उच्चारण कर रहा है तो वो आसानी से निकल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर्ण वर्ण कहेंगे। आगे हम यहाँ पे बात करें तो स्वर्ण वर्ण कर 3 को भेद होएला, यानी स्वर्ण वर्ण को कई भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? जस्ट हमने अभी देखा था, पहला है हर स्वर जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अ, ई और उ। और दूसरा हमारा क्या है? दीर्घ स्वर जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई और उ। क्लियर है? और तीसरा होता है हमारा संयुक्त स्वर जिसमें ए और ओ वर्ण आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे आपको कुछ बातें याद रखनी है, और वो क्या है? तो नागपुरी में व्यवहार हुए वाला स्वर्ण वर्ण 8 गो आए हैं। ठीक है, नागपुरी में व्यवहार होने वाला स्वर्ण वर्ण कितने आए हैं? तो 8 गो आए हैं। कौन कौन है? पहला है अ, ई, उ, आ, ई, उ, ए और ओ है, यानी कुल मिलाकर 8 गो स्वर वर्ण है जिसका व्यवहार कहाँ होता है? तो नागपुरी व्याकरण में होता है। जिसमें से हम बात करें तो जस्ट हमने अभी देखा था, अ, ई, उ को क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। आ, ई, उ को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। और ए और ओ को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो नागपुरी में व्यवहार होने वाला स्वर वर्ण कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करें तो ऐ और औ संयुक्त स्वर हके मुदा नागपुरी में इकर उच्चारण नी के बराबर होवेला। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐ और औ ये भी संयुक्त स्वर है, लेकिन इसका व्यवहार नागपुरी में नहीं होता है। इसका व्यवहार या फिर इसका बोल सकते हैं कि नागपुरी में इसका उच्चारण नहीं के बराबर होता है। तो नागपुरी में कुल कितने स्वर वर्ण लिए जाते हैं? 8 को लिए जाते हैं। कौन कौन है? अ, ई, उ, आ, ई, उ, ए और ओ, आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। तो व्यंजन वर्ण के कहल जाएला? व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर्ण वर्ण कर मदद कर दरकार होवेला। ठीक है, व्यंजन वर्ण हम किसे कहेंगे? तो व्यंजन वर्ण के समूह के उच्चारण में हमें किसका मदद लेना पड़ता है? स्वर्ण वर्ण समूह का मदद लेना पड़ता है। तो वैसे वर्ण को हम वहाँ पे क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं क लिखना है तो हमें यहाँ पे किसका मदद लेना पड़ रहा है? अ का, तब जाके पूर्ण रूपेण क्या बन रहा है? क बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करें तो ख लिखना है हमें तो ख प्लस अ, तब जाके पूर्ण रूपेण क्या बन रहा है? ख बन रहा है। तो यहाँ पे बात क्लियर है कि व्यंजन वर्ण हम किसे कहेंगे? तो जिस वर्ण को लिखने में हमें स्वर्ण वर्ण का मदद लेना पड़ रहा है उसे हम यहाँ पे व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, फिर किन किन वर्णों को क्या क्या कहा जाता है, और नागपुरी में किन किन व्यंजन वर्णों का व्यवहार होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क वर्ग से प वर्ग तक, यानी क, ख, ग, घ, अंगा, यहाँ से लेकर प, फ, ब, भ, म तक, इन सारे वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने सारे इसके अंदर व्यंजन है सारे को क्या कहा जाता है? तो स्पर्श व्यंजन कहा जाता है।
क्लियर है। आगे हम लोग देखें तो य, र, ल, व, इनको क्या कहा जाता है, इन वर्णों को तो अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आगे हम बात करें तालव स, दैन्य स, मूर्धन्य स और ह, इसको क्या कहा जाता है तो ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद में है अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र, इसे क्या कहा जाता है तो संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ वर्णों को गोल घेरा के अंदर रखा गया है, जैसे अन्ना हो गया, तालव स हो गया, दैन्य स हो गया, अक्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञा हो गया और स्र हो गया। तो इन वर्णों का नागपुरी में व्यवहार नहीं है। ठीक है। किन किन वर्णों का तो अन्ना का व्यवहार नहीं होता है नागपुरी में, तालव स का, दैन्य स का, फिर अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र का नहीं होता है। ठीक है। और इन वर्णों की जगह में तो इनका तो व्यवहार नागपुरी में नहीं होता है, लेकिन इन वर्णों की जगह में किसी और वर्ण का व्यवहार होता है, तो उसे आगे हम लोग डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को समझना था कि किन किन वर्णों को क्या क्या कहा जाता है और कौन से व्यंजन वर्ण है। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि नागपुरी में किन किन वर्णों का व्यवहार होता है, किन किन व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया जाता है और कितने व्यंजन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि नागपुरी में कई गो वर्ण कर व्यवहार हुएला, यानी यहाँ पे कितने स्वर वर्ण का व्यवहार होता है और कितने व्यंजन वर्ण का व्यवहार होता है, इन दोनों को यहाँ पे देखेंगे कि नागपुरी में व्यवहार होने वाले स्वर वर्ण कितने हैं और व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 29 कितने, तो टोटल 29 व्यंजन वर्ण का व्यवहार होता है। कौन कौन से तो क, ख, ग, घ, फिर च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ध, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह और अढ़ का, यानी टोटल यहाँ पे 29 व्यंजन वर्ण है। और स्वर वर्ण की बात करें तो टोटल 8 स्वर वर्ण का व्यवहार होता है। कौन कौन सा है, अ, ई, उ, जिसे हम क्या कहते हैं हर्ष स्वर कहते हैं, आ, ई, उ, इसे हम क्या कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं, और ए और ओ को क्या कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम बात करें तो 37 यानी 37 वर्ण का व्यवहार होता है। स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों को मिलाकर कुल हम यहाँ पे बात करें तो 37 वर्णों का नागपुरी में व्यवहार होता है। क्लियर है, इतना याद रखना है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। जस्ट हमने अभी बताया था कि नागपुरी में अन्न कर, तालव स कर, दैन्य स कर, अक्ष कर, त्र कर, ज्ञा कर और स्र कर व्यवहार नहीं हुएला। तुकर जगह में उसका जगह में किन वर्णों का व्यवहार किया जाता है आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अन्ना कर उच्चारण न करल जाएला। तो अन्ना के जगह में किस वर्ण का व्यवहार किया जाता है नागपुरी में, तो न का। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे गुण, तो गुण को क्या लिखते हैं नागपुरी में, गुण लिखते हैं, यानी अन्ना के जगह में किस वर्ण का व्यवहार हो गया है तो न का व्यवहार हो गया है। ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें तो तालव स और दैन्य स कर उच्चारण मूर्धन्य स करल जाएला। ठीक है। तालव स और दैन्य स के स्थान पे किस स का प्रयोग किया जाता है तो आपका मूर्धन्य स का किया जाता है। और कभी कभी जो दैन्य स है उसके जगह में कभी कभी ख का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दोष, तो दोष को क्या लिखा गया है, दोष लिखा गया है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं दैन्य स के जगह यानी दैन्य स जो है उसके जगह पे क्या लिखा गया है, मूर्धन्य स का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं पुरुष, पुरुष में आपका जो दैन्य स है उसके जगह में मूर्धन्य स का प्रयोग किया गया है। ठीक है। पुरुष को पुरुष लिखा गया या पुरुष भी लिखा गया है, यानी यहाँ पे क्लियर है कि आपका जो दैन्य स है उसके जगह में आपका तो मूर्धन्य स का प्रयोग हो ही रहा है, उसके जगह में कभी कभी ख का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे और देखें तो मनुष्य, तो उसके जगह में मनुख भी लिखा जाता है और मनुष्य भी लिखा जाता है। क्लियर है। आगे है कहूँ कहूँ य कर उच्चारण ज हो जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है तो य का उच्चारण ज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखें योग, तो क्या हो जाता है, जोग हो जाता है, संयोग का संजोग हो जाता है। तो आपको कहीं कहीं नागपुरी में य के स्थान पे क्या मिल जाएगा, ज भी मिल जाता है। जैसे योग के जगह में जोग मिल जाएगा, संयोग के जगह में संजोग मिल जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार आगे हम बात करें यह तेर ल कर र और व कर ब में बदल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कहूँ कहूँ, यानी हमेशा नहीं होता है, कहीं कहीं कभी कभी ल के जगह में र का भी प्रयोग मिल जाएगा और व के जगह में कभी कभी ब का भी प्रयोग मिल जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हल तो हर हो जाता है, फाल तो फार हो जाता है, और हम बात करें तो विशेषता का विशेषता हो जाता है। तो यहाँ पे ल के जगह में र का प्रयोग हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं व के जगह में ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं संयुक्त वर्णों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से संयुक्त वर्ण है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त वर्ण है हमारा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अक्ष की जगह में किस वर्ण का व्यवहार किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्ष जगह में ख या छ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी नागपुरी में आपको अक्ष जो वर्ण है वो नहीं दिखाई देगा, उसके जगह में आपको क्या मिलेगा तो ख और छ का व्यवहार मिलेगा।
जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे क्षमा, तो इसको क्षमा लिख सकते हैं, यानी अक्षक जगह में छ का प्रयोग किया गया है। छतरी है तो इसको खतरी लिखा गया है, यानी अक्षक जगह में ख का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। पंछी, तो यहाँ पे पंखी या पक्षी लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे क्लियर है कि अक्षक जगह में किस वर्ण का प्रयोग किया जा रहा है नागपुरी में, तो ख का और छ का। क्लियर है। आगे हम यहाँ पे देखें, त्र का जगह में किस वर्ण का व्यवहार होता है, तर का होता है। त्र के स्थान पे क्या मिलेगा आपको नागपुरी में, तर मिलेगा, तर का व्यवहार मिलेगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे त्राण, तो तरान लिखा मिलेगा। ठीक है, त्र की जगह में क्या लिखा गया है, त और र लिखा गया है, तो त्राण की जगह में तरान मिलेगा। पितृ, तो पितर मिलेगा। क्षेत्र है तो क्षेत्र मिलेगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ज्ञ का। तो ज्ञ के स्थान पे नागपुरी में किसका व्यवहार हुआ है, तो ज्ञ का। ज्ञ और य का हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे ज्ञान, तो इसको क्या लिखा जाता है नागपुरी में, ज्ञान लिखा जाता है। ज्ञान है उसको ज्ञान लिखा जाता है। ठीक है। उसी तरह स्र का व्यवहार नागपुरी में क्या होता है, सर होता है। तो सर, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे श्राप, तो इसको क्या लिखा जाता है, शराप लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ज्ञ का जगह में क्या किसका प्रयोग होता है, तो ज्ञ का होता है। जैसे ज्ञान है तो उसका ज्ञान हो जाता है। सर की जगह में सर का होता है। तो जैसे श्राप है तो उसको हम नागपुरी में कैसे लिखा जाता है, शराप लिखा जाता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो तत्सम तद्भव शब्द के छोड़ देवल जाए तो मूल नागपुरी में ई ध्वनि मनक व्यवहार असंगत आए। यहाँ पे कहना चाह रहा है, अगर हम तत्सम और तद्भव शब्द को छोड़ देते हैं, उसके बाद नागपुरी में ई ध्वनि मनक, मतलब किन ध्वनियों की बात कर रहा है, तो अन्ना का, तलब स का, दैनिस का, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र का, इन ध्वनियों को बात कर रहा है। तो इन ध्वनियों का व्यवहार असंगत है, मतलब तत्सम तद्भव को छोड़ के नागपुरी में आपको अन्ना, तालब स, दैनिस, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र का व्यवहार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नागपुरी में तत्सम और तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया है तो वहां पे आपको इन वर्णों का व्यवहार देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। ठीक है। आगे यहाँ पे अगर हम बात करें तो नागपुरी में क्री, मिरी, लरी और री का प्रयोग नहीं होगा। आपको ये याद रखना है कि नागपुरी में किनका प्रयोग नहीं होता है, तो क्री का नहीं होता है, मिरी का नहीं होता है, लिरी का नहीं होता है और री का नहीं होता है। तो इन वर्णों की जगह में किनका प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कृपा लिखा हुआ है तो कृपा लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा जाएगा, कृपा लिखा जाएगा। मृत्यु है तो मृत्यु लिखा जाएगा। ऋतु है तो ऋतु लिखा जाएगा। अब इस तरह से नागपुरी में देखने को मिलते हैं। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और आगे यहाँ पे हम बात करें तो नागपुरी में य कर इया भी उच्चारण होएला। ठीक है। नागपुरी में य का क्या उच्चारण होता है, तो इया भी उच्चारण होता है। जस्ट हमने इससे पहले क्या देखा था, तो य का ज उच्चारण हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इया हो रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यार है तो नागपुरी में यार भी लिखा जाता है। याद है तो याद भी लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि य का क्या क्या उच्चारण हुआ, हमने जस्ट इससे पहले देखा था य का ज भी होता है और इया भी होता है, इसे भी याद रखना है। और आगे देखें तो कहूँ कहूँ न कर उच्चारण ल भी होएला, और कहीं कहीं क्या होता है, न का उच्चारण ल भी होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे नील, तो नागपुरी में क्या मिलेगा आपको, लील लिखा मिलेगा। नंबर है तो कहीं लंबर लिखा मिलेगा। ठीक है। और आगे हम बात करें तो री कर उच्चारण री या री होएला। ठीक है। जो री आपका स्वर वन है, इसका उच्चारण क्या होता है, तो री या री होता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखते हैं, जैसे ऋण लिखा है तो नागपुरी में आपको ऋण लिखा मिलेगा। कृष्ण है तो नागपुरी में आपको कृष्ण कृष्ण लिखा मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि री का उच्चारण री या री भी होता है, और य का उच्चारण इया भी होता है और ज भी होता है, और कहो कहो न का उच्चारण क्या होता है, ल भी होता है। इन सभी को याद रखना है। और आगे बात करें तो रेफ कर र उच्चारण हुएला। रेफ का क्या उच्चारण होता है, तो र उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे धर्म, तो धर्म में म में क्या है, रेफ है, तो इसका उच्चारण नागपुरी में क्या होता है, र होता है, धर्म लिखाता है। धर्म है तो उसको नागपुरी में हम क्या लिखते हैं, धर्म लिखते हैं। करता है तो इसको क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफ का उच्चारण यहाँ पे क्या हो जा रहा है, र हो रहा है। ठीक है। इन सभी को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो कहूँ कहूँ ठ का कर स में परिवर्तन देखल जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा नागपुरी में, तो ठ का उच्चारण स में भी देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे बैट तो बैस मिलेगा, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। रूट है तो रूसेक मिलेगा या रूस मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ठ का उच्चारण क्या हो जाता है, स हो जाता है, और रेफ का उच्चारण क्या हो जाता है, र हो जाता है। ठीक है। और आपको एक बात को यहाँ पे याद रखना है, क्या है, तो नागपुरी भाषा के लिखे के लिए लिपि मन में कैथी, बंगला, उड़िया, रोमन और देवनागरी कर व्यवहार होला।
ठीक है। नागपुरी भाषा को लिखने में किन लिपियों का व्यवहार हुआ, तो कैथी का हुआ, बंगला लिपि का व्यवहार हुआ, उड़िया लिपि का व्यवहार हुआ, और रोमन लिपि का व्यवहार हुआ, और देवनागरी लिपि का व्यवहार हुआ। मगर सबसे सुविधा देवनागरी लिपि में लिखे से होलक, लेकिन सबसे सुविधा यानी सबसे आसान किस लिपि से पड़ा नागपुरी लिखने के लिए, तो देवनागरी लिपि से जो नागपुरी भाषा लिखी गई काफ़ी आसान हुआ। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अब आगे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वर्ण मनक उच्चारण स्थान। तो सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, उन सभी को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंठ से। कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो अ कर, आ कर, क, ख, ग, घ, अंगा और ह को याद रखना है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ह का उच्चारण स्थान बताइए, तो कहाँ से होगा, कंठ से होगा। तो आपको सभी वर्णों को याद रखना है। कंठ से अ का, आ का, क का, ख, ग, घ, अंगा और ह का। ठीक है, आगे हम बात करें तालु से, ई का, च, छ, ज, झ, य और स का होता है, तालब स का। आगे हम बात करें मूर्धा सा, तो किसका किसका होता है मूर्धा से, री का, ट का, ठ का, ड का, ढ का, अन्ना का, र का और दैन्य स का। आगे हम बात करें तो दंत से यानी दांत से किनका किनका होता है, त का, थ का, द, ध, न, ल और स का होता है। आगे यहाँ पे देखें ओष्ठ से, तो ओष्ठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है, उ का, प, फ, ब, भ, म का होता है। आगे हम यहाँ पे देखें कंठ तालु से, तो किसका होता है, ए और ए का होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आगे कंठोत्थ से किसका होता है, ओ का और औ का होता है। आगे यहाँ पे देखें दंतोष्ठ से किसका होता है, तो व का होता है। और लास्ट है हमारा नासिका, तो अंगा का, इया का, अन्ना का, न का और म का होता है। ठीक है, इन सभी का आपको याद रखना है। चलिए उम्मीद करता हूं कि वर्ण के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर की। तो पहला क्वेश्चन है क प्लस स से बनल अक्षर के वर्णमाला में का कहना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क प्लस स यानी क और स से जो बना हुआ अक्षर है, जो व्यंजन है, उसको हम वर्णमाला में क्या कहते हैं, यहाँ पे यह पूछ रहा है। स्वर कहते हैं, नावा व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क प्लस स से बनल अक्षर के वर्णमाला में का कहना, तो संयुक्त व्यंजन कहना। और यहाँ पे हम बता दें कि क प्लस स अक्षर यानी दोनों शब्दों को मेल से कौन सा अक्षर बनता है, तो अक्ष बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क प्लस स के संयोग से कौन सा अक्षर बनता है, अक्ष बनता है, जो कि हमारा क्या है, एक तो संयुक्त व्यंजन है। आपको याद रखना है। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपका अक्ष हो गया, त्र हो गया, त और र से। ठीक है, फिर आपका ज्ञा हुआ, फिर एक आपका स्र हुआ, ये चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है त्र व्यंजन कौन कौन वर्ण से बने। आपको यहाँ पे बताना है कि जो जो त्र हमारा व्यंजन है किन किन वर्णों से बना है, आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, त प्लस र से, या त हलंत प्लस र से, या त हलंत प्लस र प्लस अ से, या त प्लस र हलंत प्लस अ से। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका हलंत दे देगा और कंफ्यूज कर देगा कि सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे त्र व्यंजन कौन कौन वर्ण से बने है, तो त हलंत प्लस र से, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ई कौन तरह कर वर्ण रूप में आवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ई हमारा है किस तरह के वर्ण रूप में आता है। दिए हुए ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है वर्णमाला में या फिर दीर्घ स्वर में या गुण स्वर में या हर स्वर में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, हर स्वर रूप में आते हैं। जो हमारा ई स्वर वर्ण है किस तरह के वर्ण रूप में आता है, तो हर स्वर में आता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जैसे जानते हैं कि जस्ट हमने अभी क्लास में बताया था कि हर स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो 3 स्वर वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो पहला अ आता है, दूसरा ई और तीसरा उ आता है। ठीक है, और दूसरा हमारा था दीर्घ स्वर, उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आ, ई और उ आते हैं। और एक होता है हमारा संयुक्त स्वर, उसमें कितने वर्ण आते हैं, तो 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन, ए और ओ। आपको याद रखना है इन सब बातों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कौन वर्ण कर ध्वनि परिवर्तन र रूप में होएला। आपको यहाँ पे बताना है किस ध्वनि का परिवर्तन र रूप में होता है। ख का होता है, या अक्ष का होता है, या फिर ल का होता है, या दैन्य सा का होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा, ल का होता है। ठीक है, कहीं कहीं यानी कहूँ कहूँ क्या होता है, कभी कभी आप देखिएगा तो ल का जो रूपांतरण है कभी र में हो जाता है। जैसे हल है तो क्या हो जाता है, हर हो जाता है नागपुरी में। फाल है तो नागपुरी में क्या हो जाता है, फार हो जाता है। ठीक है, इन सब बातों को आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्ष का। ठीक है, अक्ष जो आपका संयुक्त व्यंजन है, किन किन वर्णों में इसका रूपांतरण होता है, किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो यह खम हो जाता है और छम हो जाता है।
आप यहाँ दैन्य सा का देखिएगा तो आप ये मूर्धन्य सम हो जाता है, ठीक है। इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है अंतस्थ व्यंजन कर कौन उदाहरण है के, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि अंतस्थ व्यंजन का कौन सा यहाँ पे उदाहरण है। ल है, म है, क है या ज है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। ल हमारा क्या है, यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन, य, र, ल और व है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं, य, र, ल और व है, ठीक है। इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है हेठेकर वर्ण समूह मन में कौन समूह सिर्फ दंत ध्वनि मन हके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए हुए ऑप्शन में यानी हेठेकर वर्ण समूह मन में आपको बताना है कि कौन सा समूह सिर्फ क्या है, तो दंत ध्वनि सब है, आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है त, द, थ या न, या फिर दूसरा ऑप्शन है त, स, ल, द, या फिर त, ध, ख, प या थ, फ, ठ, छ। तो दिए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा वर्ण समूह हमारा दंत से, सिर्फ दंत से इसका उच्चारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा त, द, थ, न, ये भी ये सही है। आप यहाँ पे ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। त, स, ल, द, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। इन सभी वर्णों का उच्चारण किससे होता है, तो दंत से होता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत लगने की वजह से ए हो गया, ठीक है। तो इसको आपको माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है नागपुरी में व कर ब रूप में हो जाएगा। आपको यहाँ बताना है कि नागपुरी में व का ब रूप कब हो जाता है, जब वह शब्द कर माझे आवेला, यानी जब वह किसी भी शब्द के बीच में, माझे मतलब बीच होता है, तो बीच में आता है तब होता है, या फिर जब वह शब्द कर अंत में आवेला, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि जब वह किसी भी शब्द के अंत में आता है तब यानी वह ब में हो जाता है, या फिर जब वह शब्द कर शुरू में आवेला, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जब वह किसी भी शब्द के शुरू में आता है तब वह ब में हो जाता है, या फिर शुरू, माझे, बीचे और अंत सभे ठन। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। जब वह शब्द कर शुरू में आवेला, जब वह किसी भी शब्द के शुरू में आता है तो क्या हो जाता है, वह ब में परिवर्तित हो जाता है नागपुरी में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिए हैं, जैसे व्यवहार है तो इसको क्या हो जाता है, व्यवहार हो जाता है, ठीक है। इन सबको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है नागपुरी में स्पर्श वर्ण मनक कुल संख्या कितना है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी में स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है, 23, 24, 22 या 26। यहाँ पे नागपुरी स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो कितने हैं, 22 हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। कौन कौन है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क, ख, ग, घ, यानी यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यानी 8, 12 हो गया, 12 और यहाँ पे 5, 5, 10, यानी टोटल 22 है, ठीक है। आपके कौन कौन से, इन सभी को आपको याद रखना है, देख लेना है। जैसे पहला वर्ग का क से प वर्ग तक हमारा क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, जिसमें से आपका क से घ यानी अंगा इसमें छूट जाता है, दूसरा वर्ग में या छूट जाता है, तीसरा वर्ग में हमारा अन्ना छूट जाता है, ठीक है। सिर्फ 3 छूटता है, बाकी बात सभी क वर्ग से प वर्ग तक जितने वर्ण हैं सारे यहाँ पे सम्मिलित होते हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था नागपुरी में स्पर्श वर्ण मनक कुल संख्या कितना आया है, तो 22। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है नागपुरी में अंतस्थ वर्ण मनक कुल संख्या है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी में अंतस्थ वर्ण मनक संख्या कितनी है। तो जस्ट हमने अभी बताया था कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन, तो य, र, ल और व, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं य, र, ल और व हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा उष्ण वर्ण मनक संख्या है। आपको यहाँ पे बताना है कि उष्ण वर्ण मनक संख्या कतई है, यानी 2 ठो है, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा, 4 ठो है, ठीक है। उष्ण वर्ण मनक संख्या कतई है तो 4। कौन कौन, आपका तालब स, दैन्य स, मूर्धन्य स और ह। आपको इन सबको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है अयोगवाह वर्ण मनक कुल संख्या है। आपको यहाँ पे बताना है कि अयोगवाह वर्ण मनक कै गो संख्या है, ऊपर कै गो कुल संख्या है वो बताना है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। तो यहाँ पे सही आंसर बी होगा, 2 ठो है। कौन कौन, एक अंग और दूसरा अ, ठीक है। तो 2 हमारा क्या है, अयोगवाह वर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है नागपुरी वर्णमाला में कितना वर्ण है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी वर्णमाला में कितने वर्ण है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा 29 हमारा क्या है, तो हमारा व्यंजन है, और 8 हमारा क्या है, स्वर है, ठीक है। दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाता है, 37 हो जाता है। तो यानी ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है हेठे लिखल वर्ण समूह मन में कौन समूह सिर्फ स्पर्श
वर्ण मन मनक है के, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि वर्ण समूह यहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कि किस समूह में सिर्फ स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। किस समूह में सिर्फ क्या है, तो स्पर्श व्यंजन है, वो बताना है। पहला है क ख ग घ, या फिर दूसरा ऑप्शन च छ य र, या त थ ह स, या ऑप्शन डी प ए औ म। तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। क्या होगा, क ख ग घ हमारा क्या है, इसमें सिर्फ स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है। और आपको मालूम है कि स्पर्श व्यंजन कहाँ तक होते हैं, तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने सारे वर्ण हैं हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हेठे देवल समूह मन में कौन समूह सिर्फ कंठ ध्वनि मनक है के, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है, नीचे दिए हुए वर्ण समूहों से बताना है कि सिर्फ कंठ ध्वनि यानी जिसका उच्चारण सिर्फ कंठ से होता है, 3 समूहों में कौन कौन से वर्ण है आपको बताना है। या ऑप्शन ए सही है, बी है, सी है, या डी सही है। पहला ऑप्शन हमारा अ आ ख और ह, या फिर ई प फ, या फिर त उ म ग, या प ह आ त। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ठीक है। अ आ ख और ह इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो कंठ से होता है, यानी ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, वैसन वर्ण जेकर उच्चारण खातिर कोनो दोसर वर्ण मनक मदद नहीं पड़ेला उके का कहना, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण के लिए कोई दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता उसे हम क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, दीर्घ वर्ण कहते हैं, या अपनिहित बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए होगा, स्वर्ण वर्ण बोलेंगे, ठीक है। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता है, मदद नहीं लेना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त व्यंजन कर संख्या कितना है। आपको यहाँ पे बताना है कि संयुक्त व्यंजन का संख्या कितना है, 6, 4, 5 या 3। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 4 है। कितने हैं, 4। कौन कौन, तो अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो हो चुका है काफ़ी बार, तो आपको अच्छे से याद भी हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी कर ज्ञान शब्द के नागपुरी में लिखल जाएगा। आपको यहाँ पे बताना है कि हिंदी का जो ज्ञान शब्द है उसको हम नागपुरी में कैसे लिखेंगे। आधा गयान लिखेंगे, या ज्ञान लिखेंगे, ज्ञान लिखेंगे, या फिर ईमन में कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा, ज्ञान लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि नागपुरी में ज्ञा का क्या हो जाता है, गे हो जाता है। तो ज्ञा का गे यानी ज्ञान, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। क्लास में अच्छे से ये सब डिस्क्राइब कर दिए हैं, डिस्कस कर दिए हैं, तो आपको अच्छे से कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, नागपुरी में यज्ञ शब्द का रूप हुएला। आपको बताना है कि नागपुरी में यज्ञ शब्द का रूप क्या होगा, जाग होगा, यज्ञ होगा, या जैग होगा, या जग होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, जैग होगा, ठीक है। नागपुरी में यज्ञ शब्द का रूप क्या होगा, तो जैग होगा। क्यों, क्योंकि य का रूपांतरण किसमें होता है हमारा, तो जम हो जाता है, तो जैग होगा। ए हमारा सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, नागपुरी भाषा का वर्तमान लिपि है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी भाषा का वर्तमान लिपि कौन सा है, कैथी है, ओलचिकी है, सिंहली है, या देवनागरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, देवनागरी है, ठीक है। वर्तमान समय में नागपुरी के कौन लिपि में लिखल जाते हैं, तो देवनागरी में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, नागपुरी वर्णमाला में अंतर्गत कितना वर्ण प्रयुक्त हुएला। चलिए क्वेश्चन तो हो चुका है 37, आपको अच्छे से मालूम है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, क्लास भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वर्ण से उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।